हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में आए, लिखा हुआ है मारिया लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स ऑन एक्विजिशन। अच्छा, ये सवाल वैसे तो कोई भी सवाल हो समझना जरूरी होता है। अगर आपको सवाल समझ लग जाए ना तो काम आसान होता है। इस सवाल के अंदर क्या पूछ रहा है, वो कहता है शो हाउ दीज वैल्यूज वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिसंबर 9 एंड इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। इसका मतलब 8 और 9 दोनों की इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्लोज करनी है। कहता है शो हाउ दीज वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब एक्सट्रैक्ट वाली बातें पूछ रहा है कि किस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आपने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है एक तरह से। अब हमने करना क्या है, उसी तरह से जैसे नॉर्मल हमारा तरीका होता है कि हम नाम लिख देंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, डेट कौन सी आनी है भला, दिसंबर 9। आपने चाहे 2 पेजेस पेपर में इस्तेमाल करना या इस तरह से यानी ऊपर नीचे लिखना, मैं साथ कंपैरेटिव लिख लेता हूं ताकि ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साथ साथ चीजें नजर आ जाएं आपको। एज एट दिसंबर 2009, हमारे पास 2009 है और 2008। हमारा सॉल्यूशन इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। अब उसके पास वो कहता है, अब सवाल हमने ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है आपके पास इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स ऑन एक्विजिशन ऑफ एट द स्टार्ट 2008 के स्टार्ट में आपके पास 600 मिलियन के बायोलॉजिकल एसेट्स मौजूद थे। ओके होगी बात। दिसंबर 2008 700 के हो गए। यहां पर लिखा है द कॉस्ट टू सेल आर नेग्लिजिबल, नो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज हार्वेस्टेड इन 2008 and the agriculture produce harvested during 2000 has not yet been sold। 2008 के अंदर तो कोई हार्वेस्ट प्रोडक्शन हुई ही नहीं, मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं हुई आपके बायोलॉजिकल एसेट्स की, और 2009 में हुई है बट सेल नहीं। तो पहले तो 2008 का डाटा सिर्फ गिवन ही इतना है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई। इसका मतलब है 600 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी स्टार्ट में और 700 होगी एट द एंड ऑफ द ईयर में। तो ड्यूरिंग 2008 कितने का रीमेजरमेंट गेन आया? ये रीमेजरमेंट गेन होगा या इनिशियल होगा? रीमेजरमेंट। इनिशियल तो तब होता है जब आप खरीदो। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर अपने एसओएफपी के अंदर बायोलॉजिकल एसेट्स 2008 में कितना लिखेंगे? 700। और इधर अदर इनकम में भी आ जाएगा गेन ऑन रीमेजरमेंट। कितने से? कंपैरेटिव हो गया। बस चीजें पता हो तो बहुत आसानी से आपको समझ लगना शुरू हो जाएगी। अब अगली बात वो कहता है कि इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ड्यू टू फिजिकल चेंज 100 एंड ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। अच्छा, इसको अलग अलग प्रेजेंट करते हैं सिर्फ रिकंसिलिएशन के अंदर, उसे रिकंसिलिएशन कह दे, डिस्क्लोजर कह दे। वरना अगर आपने गेन या लॉस लिखना हो तो फिर आपने इसको इकट्ठा करके लिखना है, चाहे वो फिजिकल फ्लक्चुएशन आ रही हो चाहे वो प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशन आ रही हो। ये सिर्फ और सिर्फ रिकंसिलिएशन, आज हम उसको प्रॉपर अगली क्लास में पढ़ेंगे भी सही। रिकंसिलिएशन या डिस्क्लोजर अगर पूछा जाए तब इसको फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज अलग अलग दिखाते हैं।
वरना सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है एसओपीएल के अंदर। तो यहां पर हमारे पास ये कितनी अमाउंट है 180। ये रीमेजरमेंट होगा या इनिशियल मेजरमेंट होगा? ये भी रीमेजरमेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने देखा कि फेयर वैल्यू हमारी क्या चेंज होके आई है। आगे चलते हैं। डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसिड ड्यू टू हार्वेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब है? कहता है कि जो बायोलॉजिकल एसिड से अगर हार्वेस्ट प्रोडक्शन अटैच की जाए तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। एक दरख्त है, उसके ऊपर उसके फ्रूट लगे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू कोई और होगी। अगर फ्रूट उसके सारे उतार लिए जाए तब उसकी अगर वैल्यू लगाई जाए तब उसकी वैल्यू कोई और होगी। बिल्कुल ऐसे को है, बफेलो है या गोट है, अगर उसके डी अटैचमेंट से पहले एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से पहले, मतलब उसका न्यू बॉर्न बेबी है, अभी तक वो पैदा नहीं हुआ, तो उसकी जो मार्केट में वैल्यू होती है ना वो ज्यादा होती है। ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूं आपको। ये अक्सर, क्योंकि मेरा छोटा सा बिजनेस भी है इसका, तो जब मैं उनसे बात करता हूं ना कि यार इसको बेच दो, तो बोले क्या कहते हैं? कहते हैं कि यार अभी थोड़ा दिन ठहर जाओ, इसके वो उनकी तो टर्म्स अपनी होती हैं कि वक्त करीब आने दो फिर बेचेंगे। फिर मैं कहता हूं आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जब इसका बच्चा पैदा हो जाए फिर बेचे? कहता नहीं, फिर नहीं इसकी सही वैल्यू लगती, क्योंकि वो फिर जो नया खरीदने वाला होता है उसको उसकी चीजों का पता चल जाता है कि इसकी मिल्किंग कितनी होनी है, इसके बच्चा मेल है या फीमेल है, फिर उस वजह से उसका रेट का तयन बाद में होता है। लेकिन जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, होने वाला होता है, तब तक उसका रेट अच्छा होता है, क्योंकि वो एक प्रोविजन में आ जाता है ना, पता नहीं फीमेल बच्चा पैदा होगा मेल पैदा होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू में भी फर्क होता है। तो वो कहते हैं कि जब एग्रीकल्चर हार्वेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसकी फेयर वैल्यू कितनी कम हो गई? 56 से वैल्यू कम हो गई। द फेयर वैल्यू ऑफ द हार्वेस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वाज 60 मिलियन। कहता जब आपने उससे वो प्रोडक्शन हार्वेस्ट की, उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 60 मिलियन है। ये हार्वेस्ट प्रोडक्शन की है, मतलब अगर कौ बफेलो है तो उसका दूध है, अगर दरख्त है तो उनके फ्रूट्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? 60 मिलियन। अब हमारे एसेट्स की वैल्यू अगर देखा जाए तो साल के शुरू में पता कितनी थी? जो पिछले साल का क्लोजिंग था, अगले साल का ओपनिंग आ गया, 180 की वैल्यू उनकी बढ़ गई प्राइस और फिजिकल चेंज की वजह से, और 56 उसकी वैल्यू कम हो गई किस वजह से? जब हार्वेस्ट प्रोडक्शन डी अटैच होने की वजह से, तो उसकी अब वैल्यू कितनी रह गई? 700 में 180 ऐड कर दो और 56 माइनस कर दो, 800। ये इसकी वैल्यू पड़ी है आपके पास दिसंबर 2009 के अंदर। अगर हम इसको जाकर यहां पर लिखते हैं तो यहां पर 824 आ जाए। अब बताएं रीमेजरमेंट पे गेन कितना आया और लॉस कितना हुआ। अगर इकट्ठा लिखना चाहते हो तो कितना आया? चेंज इन फेयर वैल्यू कितनी आई? 120। ठीक होगी बात? अब आगे देखते हैं। उसके बाद आपके पास जब ये एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वाज 60 मिलियन, तो जब हमें प्रोडक्शन हम हार्वेस्ट करते हैं उसकी एक एंट्री पास करते हैं, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट गेन ऑन हार्वेस्ट प्रोडक्शन क्रेडिट। इसका मतलब है 60 मिलियन का गेन है हमारा, हमें एक प्रोडक्शन हुई है, तो उसको भी हम लिखेंगे गेन ऑन हार्वेस्ट। कितनी अमाउंट? अब उसने कहा कि ये अभी सेल ही नहीं हुआ, इसका मतलब अभी पड़ा हुआ है आपके पास, इसका मतलब है ये अभी इन्वेंट्री में भी है। इन्वेंट्री के बारे में एक छोटी छोटी बातें हैं कि अगर इन्वेंट्री के ऊपर इमटेरियल टाइप ऑफ प्रोसेस होता है तब तक वो उसी हालत में रहता है जिस हालत में पहले है। लेकिन 90% आपके सिलेबस में, IS 41 में नहीं कह रहा, वो थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन ICAP ने हमारे सिलेबस में चंद बातें बताई हैं और लेवल 1 का रखा है, तो वो ज्यादा मुश्किल वाली बातें तो उसने हमें दी नहीं। तो आपके पास जैसे ही हार्वेस्ट प्रोडक्शन होती है तो अगली ही एंट्री हम क्या पास करते हैं उसी दिन?
इन्वेंट्री डेबिट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट। तो जब हम उसको इन्वेंट्री में लिखेंगे तो इसकी हेडिंग दे देते हैं फिर नॉन करंट एसेट, और एक हेडिंग दे देते हैं करंट एसेट्स। तो इन्वेंट्री के नाम से कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये आपके इसको एक्सट्रैक्ट बोल दो, एक्सट्रैक्ट बोलना है तो आप इसको प्रेजेंटेशन बोल दो। तो जो भी, या तो वैल्यूज टू बी डिस्क्लोज्ड इन, ये टू बी डिस्क्लोज का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट ही होते हैं। जब वो लफ्ज डिस्क्लोजर बोलता है ना, डिस्क्लोजर या नोट्स या रिकंसिलिएशन, फिर हमने डिस्क्लोजर वाली साइड पे, ठीक होगी बात। अगर बेच देता तो जो अनसोल्ड पड़ी होती वो हम लिखते इन्वेंट्री के अंदर, और जो उसका रेवेन्यू होता वो हम लिखते एसओपीएल के अंदर। हाँ जी, ओके होगी बात। चले जी नेक्स्ट, 16 तो हमने कल कर लिया था, भी चीजें काफी बंदे को क्लियर होती हैं। हाँ जी, अपने एमसीक्यूज निकाले जरा। इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज IS 41 एग्रीकल्चर अप्लाई, कहते हैं किसके ऊपर अप्लाई होगा। सबसे पहले, a change in fair value of the herd of animal relating to the unit price of the animal, कहता है कि जो एनिमल्स का वो एक ग्रुप है, उसकी जो फेयर वैल्यू चेंज होती है वो उसमें IFRS 41 अप्लाई होता है। ये बात ठीक है गलत है? अगर एक एनिमल्स का ग्रुप है, उसकी फेयर वैल्यू में जो चेंज आती है उसको IS 41 देखता है या नहीं देखता? बिल्कुल देखता है, देखता ही उसे, और किसे देखता है। लॉग हेल्ड इन द वुड यार्ड, लकड़ियां पड़ी हैं आपके पास एक लकड़ियों के स्टोर में, देखता है? नहीं देखता। जब आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाती है ना, उसके ऊपर IS 41 अप्लाई नहीं होता। अगर आपकी हार्वेस्टेड प्रोडक्शन के ऊपर प्रोसेस हो जाए तो वो इन्वेंट्री में चला जाता है। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो IS 41 में होता है। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो IS 41 में होता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग वो किस में चला जाता है? IS 2 के अंदर चला जाता है। बिल्कुल, वो इन्वेंट्री में जाता है। हमने चीज इन्वेंट्री नहीं डेबिट किया था। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जब दूध बाल्टियों में है तो वो IS 41 है। बाल्टियों से आगे कहीं चला गया, चाहे किसी ने एक गिलास दूध का पी क्यों ना लिया। फार्म लैंड विच इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल, इधर इधर फोकस करो, इधर उधर नहीं जाना किसी ने। फार्म लैंड विच इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अच्छा, इसमें किसकी, वेजिटेबल की बात हो रही है या लैंड की बात हो रही है? लैंड की बात हो रही है, तो ये IS 16 होता है। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड विच इज रेजिस्टेंस टू ट्रॉपिकल डिजीज, कहता है हम एक नया बीज दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर ये ट्रॉपिकल बीमारियां नहीं लगती। ये IS 38 है। जब आप किसी चीज, कोई नई चीज डेवलप करते हो ना, रिसर्च एंड डेवलप, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस फेज में आ जाता है? IS 38 में। ये IS 2 था, ये IS 16 था, और ये IS 38 था, और ये था 41। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? 1 ओनली। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, एक नई फसल के बीज के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। IS 41 should be applied to account for the following when they relate to agricultural activity। बायोलॉजिकल एसेट होता है या नहीं? कहते हैं कि ये IS 41 के अंदर आता है जिनको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ये भी होता है। सर्टन गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी हमने पढ़ा है। लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंटेंजिबल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो इसका मतलब है कौन से IS 41 में कवर होते हैं? पहले 3।
Agricultural activity is the management of biological transformation of biological asset for sale into agricultural produce into additional biological assets ये भी तो एक एक्टिविटी है। परचेज, एडिशन का मतलब है न्यू बॉर्न या परचेज। वो कहता है कि सेल के लिए आप जो मैनेजमेंट कर रहे होते हो इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और या एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स। उसके बाद आ जाए, ये भी तीनों है। आइडेंटिफाई whether the following items would be accounted for under IS 41 or not. डेयरी कैटल आएगा या नहीं? चलो, मिल्क एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, चीज मेड फ्रॉम द अबव मिल्क, इसमें डेयरी कैटल एंड मिल्क ओनली। Agricultural activity cover a diverse range of activities. For example, raising livestock. Livestock कहते हैं ये जानवरों को, और raising बढ़ाना आएगा या नहीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में? फॉरेस्ट्री ये भी आएगा। एनुअल या पेरिनियल क्रॉपिंग ये नहीं आएगा, या आएगा? आएगा या नहीं आएगा? सालाना हम जो फसलें लगाते हैं ये किस में आ जाता है भला? अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन, कल्टीवेशन और ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन ये भी आएगा। फूड प्रोसेसिंग ये नहीं आएगा। फूड प्रोसेसिंग जो होती है ना वो किस में चला जाता है? IS 2 के। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक ये एग्रीकल्चर रहता है। स्टार्ट से लेकर एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक एग्रीकल्चर रहता है, और हार्वेस्ट अगर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर ये निकल जाता है। तो ये पहले 4 है, 1 2 3 4। अब न्यूमेरिकल शुरू हो गया। अपने कैलकुलेटर की अगर हेल्प लेनी है तो आप ले लेना। फजल लिमिटेड owns a herd of cow recorded 36 million on 1st January 9 December 9 these cow have a fair value 50 million, a commission 4% payable upon sale. What is the correct accounting treatment for the cow? December 9 में क्या ट्रीटमेंट होगी? 36 से पहले है, 50 का 96% लेंगे, कितना आता है? 48। तो हमारी एंट्री क्या होगी? मतलब हमने अपना जो एसेट है वो किस वैल्यू पे लिखेंगे? 48 पे। और गेन कितना आ गया? 12। कहता है रीमेजरमेंट करेंगे 36 पे गलत, रीमेजरमेंट 50 पे ये भी गलत, रीमेजरमेंट 48 और 12 मिलियन OCI SOPL में जाता है तो ये भी गलत, 48 और SOPL। अब देखिए वो जगह जगह आपसे गलती करवा लेता है। जो लोग पढ़ाई नहीं करते ना, तुक्के मारते हैं, उनको वो फंसा ही लेता है कहीं ना कहीं, और जिसको सही पता हो वो नहीं फंसेगा कभी। An entity should record a biological asset या agricultural produce only when the entity control the assets as a result of past event। बिल्कुल ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन में हमने 3 बातें पढ़ी थी, याद है? पहली बात पढ़ी थी कि उसका कंट्रोल हो एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल हो, और फेयर वैल्यू और कॉस्ट भी उसकी मेजर्ड रिलायबल। एंटिटी कंट्रोल, future benefit associated with the asset will flow to the entity. Fair value and cost of the asset can be measured. तीनों ठीक है। IS 41 अप्लाई होता है चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द हर्ड ऑफ लाइव स्टॉक। बिल्कुल ठीक। मतलब वो जो जानवरों का आपका ग्रुप है उसकी जब फेयर वैल्यू चेंज होती है IS 41 उसको डील करता है। लॉग्स हेल्ड फॉर द सेल इन वुड यार्ड, लकड़ियां पड़ी हुई हैं आपके वो एक स्टॉक के अंदर, तो वो तो आफ्टर प्रोसेसिंग है। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, कॉस्ट ऑफ मेकिंग इरिगेशन सिस्टम हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 year।
इरिगेशन सिस्टम होता है, आबपाशी का निजाम बनाना, ट्यूबवेल वगैरह लगाना, ये चीजें ये आई 16 में आती हैं, ये इसमें नहीं आती। हाँ जी, नेक्स्ट, प्लूटो लिमिटेड owned a 1-year-old herd of cattle on 1st January। एक साला बूढ़ा 1st January recognized in the financial statement 140 million। 31st December the fair value of 2-year-old is 170 million। जहरी सी बात है, जो 1-year-old है अब साल के एंड में क्या होगा, 2-year-old। ये फिजिकल चेंज का फर्क आएगा या ये प्राइस का फर्क होगा? नहीं होगा, तो दोनों का अभी किसकी बात हो रही है, अभी एज चेंज हो रही है, तो फिजिकल चेंज की बात हो रही है। कॉस्ट टू सेल आर स्टिल एस्टिमेटेड टू ₹5 million फॉर द होल हर्ड। कहता है व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कैटल दिसंबर में क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए 1st जनवरी को रिकॉग्नाइज्ड 140 मिलियन। रिकॉग्नाइज का मतलब है ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, रिकॉग्नाइज है ना, तो रिकॉग्नाइज किस पे हुआ होता है, फेयर वैल्यू लेस। आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 5 मिलियन, उसके ऊपर क्या आ रहा है, कॉस्ट टू सेल। तो आज नेट फेयर वैल्यू क्या होगी फिर 160, 140 से क्या हो गई 25, क्या आया एसओपीएल, और एसेट के अंदर कितनी अमाउंट से जाएगा 165 एसेट में रहेगा और 25 उसका एसओपीएल में चला जाएगा। ढूंढ ले अपना आंसर, पहले दो में से क्या होगा बेटा। Which two of the following treatment of recognition of government grant, ये अब गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बातें पता है, टोटल 3 हमने की थी, शायद 4 है वैसे। अनकंडीशनल है तो कब इनकम में लिखते हैं, कंडीशन अनकंडीशनल है चीकू, when become receivable, when become या when received, receivable। और IS 20 के अंदर यहां पर एक लफ्ज लिखा होता है रिसीव्ड, अगर वहां पर ये स्टैंडर्ड जाकर देखो ना तो वहां लिखा हुआ है लफ्ज रिसीव, और यहां पर क्या लिखा हुआ है बिकम रिसीवेबल। अगली बात, अगर कंडीशनल हो तो हमने क्या बातें पढ़ी थी, अगर कंडीशन मेट होगी तो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज होगी वरना, और अगर बेरर प्लांट होंगे या ऐसे एसेट्स जिनकी फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल, मतलब उनको हम कॉस्ट मॉडल पे लिखेंगे तो उसके ऊपर IS 20 अप्लाई हो। गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में हमने यही बातें पढ़ी, अब यहां पर पढ़ेगा। An unconditional grant is recognized in SOPL when and only when the grant become receivable। ओके है, unconditional grant is recognized in SOPL when only when the grant is received। ये बात नहीं लिखी हुई, गलत है ये, बस received और receivable की वजह से। Unconditional grant is recognized in SOPL when and only when the condition attaching to the grant are met। ये भी ठीक है। A conditional government grant is recognized when and only when the grant is received। ये कोई बात हमारी बुक में नहीं लिखी, वो कंडीशन मेट होंगी अगर प्रोपोर्शनेट मेट हैं तो जैसे जैसे मेट होती जाती है वैसे वैसे इनकम में, और अगर इकट्ठी मेट होनी है तो फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी फिर एक्सपायर होगी तब। तो इसका A और C, grant related to biological asset measured at cost because fair value less cost to sell could not be measured reliable should be recorded as income in accordance with, ये वो लास्ट बात है कि अगर आपकी फेयर वैल्यू, आपकी मतलब वो आपके बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू नहीं रिलायबल तो फिर आप उसको किस पे रखते हो, अगर उसको कॉस्ट पे रखोगे तो फिर उसके ऊपर 41 अप्लाई नहीं होना, उसकी ग्रांट के ऊपर, क्योंकि ग्रांट की बात कर रहा है ना, फिर उसकी ग्रांट के ऊपर IS 20 अप्लाई होगा, बिल्कुल वैसे जैसे IS 20 के अंदर हम वर्किंग करते हैं। अगेन ये लॉस मे अराइज और इनिशियल रिकॉग्निशन, ये बड़े ध्यान से लफ्ज पढ़ने की जरूरत होती है। गेन या लॉस इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन 2 जगह पर ही होती है, जब खरीदो या नया मेहमान है, ठीक है।
because estimated cost to sell are deducted to determine fair value less cost to sell of biological asset. कहता है तब estimated cost to sell are deducted in determining fair value less cost to sell. इसका मतलब वाला क्या है कि वो जो हम नया रिकॉग्नाइज करते हैं ना, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इधर लिखते हैं और बैंक इनके दरमियान में वो जो एक तरह का डिफरेंस आता है ना, डिडक्ट करना, डिफरेंस लेना, तो वो किसको हम चार्ज करते हैं? एसओपीएल को. व्हेन अ काफ इज बॉर्न, इसमें भी होती है इनिशियल रिकॉग्निशन, वहां गेन आता है, उसने क्या लिखा है? गेन या एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग. क्या हार्वेस्टिंग इनिशियल रिकॉग्निशन होती है? हार्वेस्टिंग इनिशियल रिकॉग्निशन नहीं होती, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रही होती. तो इनिशियल रिकॉग्निशन या तो एडिशन में आती है या फिर न्यू बॉर्न में आती है. तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ठीक. An unconditional grant related to biological assets measured at its fair value less cost should be recorded as income when received, when receivable, goods sold या may be received. Unconditional है तो become receivable. चले जी, फिर कैलकुलेटर वाली बातें आ गई. वो लिमिटेड स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 5. मार्च उसका ईयर एंड है. 1 अप्रैल परचेज अ फ्लॉक ऑफ शीप 100 million. 31 मार्च 16 अ फ्लॉक वाज वैल्यूड एट 120 million. कितने में खरीदा था? 100 million. और साल के एंड में उनकी वैल्यू क्या हो गई? Every time animals are sold is 5% commission is payable direct to municipal corporation. No further sheep was purchased during the year. During the year, the wool sheared by WL had fair value less cost to sell. ये क्या चीज है भला? ये उसकी एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट प्रोडक्ट है. At which amount of flock sheep should be measured at 31st March 2016. किस वैल्यू पे 31 मार्च 2016 को फ्लॉक ऑफ शीप रिकॉग्नाइज हुआ होगा? 120 मल्टीप्लाइड बाय 90, यही होता है ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल.